तो चलिए अब बात उन खबरों की करते हैं वेकअप जिंदगी में जो आज तमाम अखबारों की सुर्खियां बनी हैं, जिन्होंने फ्रंट पेज पे जगह ली है। तो नोटबंदी की खबर से ही शुरू करते हैं, अमर उजाला की बात करते हैं। नोटबंदी पर सियासी दलों को छूट नहीं। आपको याद होगा एक दिन पहले ही अभी सियासी दलों ने कहा था कि 500 और 1000 के नोट जमा करने पर किसी तरह का कोई टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को छूट दी जाएगी। लेकिन उसके बाद सरकार ने देखा कि अब वो पूरी तरह से इस मुद्दे पर घिर चुकी है, तो अब रुख बदल दिया। मुद्दा गरमाने पर शनिवार को सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को नोटबंदी पर कोई छूट नहीं देगी। सरकार ने कहा है कि राजनीतिक दलों को नोटबंदी और 15 दिसंबर को लागू आयकर संशोधन अधिनियम 2016 के बाद कोई छूट हासिल नहीं है। ये दल पुराने 500, 1000 के नोट दान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये वैध करेंसी नहीं रह गए हैं। इस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13 के तहत राजनीतिक दलों को अपने ऑडिट किए हुए दलों को वही खातों को आय और व्यय ब्यौरा जो है और बैलेंस शीट जो है वो पेश करनी होगी। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा पुराने 500 और 1000 के नोट दान के तौर पर स्वीकार करना कानून का उल्लंघन होगा। ये बड़ी खबर दैनिक अमर उजाला की थी। जनसत्ता की बात करते हैं तो जनसत्ता, सेना के काफिले पर आतंकी हमला और 3 जवान शहीद, दुख भरी खबर है। और हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पंपोर के श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर शनिवार को सेना के काफिले पर हमले में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 घायल हो गए हैं। सेना का काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। माना जा रहा है कि यह हमला पाकिस्तान पोषित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के हाईवे स्क्वाड ने किया है। आतंकी संगठन ने कुछ दिन पहले ही स्क्वाड के गठन का ऐलान किया था और कहा था कि जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना के काफिले को निशाना बनाया जाएगा। आगे चलते हैं और खबरों में मुंबई की खबर लेते हैं। मुंबई के प्रेमनगर इलाके में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आसपास की झुग्गी झोंपड़ियां जलने लगी। और हम आपको बता दें कि आग को फिलहाल 6:30 बजे के करीब बुझा दिया गया है। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद ये आग काबू में आई और 8 गाड़ियां जो हैं वो दमकल की भेजी गई और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, जो अब 6:30 बजे आग जो है वो बुझ गई है। ये तस्वीरें आप उस समय की देख रहे हैं जब आग की लपटों ने आसपास की तमाम झुग्गी झोंपड़ियों को जलाकर खाक कर दिया। लाखों का नुकसान इस पूरी घटना में हो गया है। और आग की लपटें देखिए आप, किस तरह से आग की लपटें उठ रही हैं और इतना भयावह ये पूरा सीन था कि जल्दी जल्दी में फिर दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। 8 दमकल की गाड़ियां लगी और पूरी मशक्कत के बाद 6:30 बजे के करीब आग पर काबू पाया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे कारणों का पता चल पाया है, किस कारण ये आग लगी है? तमन्ना, ये शॉर्ट सर्किट के चलते जो झोपड़पट्टी का इलाका है वहां पे आग लगी थी और आग इतनी भयानक थी कि करीब 100 से 150 झोपड़पट्टियां जो उसमें जल गई हैं। आग को बुझाने में 4 बजे के करीब आग लगी थी और करीब 6:30 बजे जाकर फायर ब्रिगेड उस पर कंट्रोल पा पाया है। तो कहीं ना कहीं 2.5 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। और उसके बाद जो तरह से नुकसान हुआ है, ये माना जा रहा है कि जो फायर ब्रिगेड ने रिपोर्ट दी है अभी तक कि शॉर्ट सर्किट जो हुआ था उसके चलते सुबह 4 बजे आग लगी थी। तो कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां वहां पर पहुंची थी और आग पर काबू करने के बाद लगभग 6:30 बजे के आसपास सुबह में उस पर काबू पाया जा सका है। जी, और कितनी जान माल का नुकसान हुआ है इस पूरी घटना में? फिलहाल तमन्ना, जान माल का कोई नुकसान होने की अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से झोपड़पट्टियां जली हैं 150 उसके आसपास, तो ऐसा माना जा रहा है, फायर ब्रिगेड का कहना है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन हाँ जो झोपड़पट्टियां जली उसमें काफी सामान जल गए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी उसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है फायर ब्रिगेड के द्वारा कि कितना नुकसान हुआ है ओवरऑल, क्योंकि आग इतनी भयानक थी कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक थी। और उसमें शॉर्ट सर्किट के बाद जो झोपड़पट्टियां जो आसपास ही होती हैं, अगल बगल घर होते हैं, उनको अपने कब्जे में ले लिया और जिस तरह से भयंकर आग भड़की उसके बाद फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी उसको बुझाने में। चलिए दिवाकर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और नोटबंदी का 40वां दिन है, लेकिन नकदी का संकट पहले की तरह बरकरार है जैसे पहले दिन था। लोग एटीएम और बैंक के दर पर बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं, लेकिन उनके हिस्से सिर्फ मायूसी लग रही है। शहरी इलाकों में एटीएम कुछ लोगों के लिए गाहे बगाहे कुछ उगल भी दे रहे हैं, लेकिन बात करें अगर ग्रामीण इलाकों की तो हालात बद से बदतर बने हुए हैं। यहाँ पर कई एटीएम ऐसे हैं जहाँ एक बार भी पैसा नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने में दिक्कत आ रही है। लोग रोज रोज के चक्कर से अब ऊब चुके हैं। अब लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। सड़क पर उतरकर अब हंगामा करने पर मजबूर हैं लोग। वो सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर अपने ही पैसों के लिए कब तक दर बदर भटकते रहेंगे। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जरूरी नहीं कि बैंकों में जमा हुए पुराने नोटों को बराबर नए नोट बाजार उतारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि नोटबंदी एक साहसिक फैसला है। पीएम मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान किया था। विपक्ष के आरोपों के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी पर सरकार के फैसले का न सिर्फ बचाव किया, बल्कि इसे मोदी सरकार का साहसिक कदम करार दिया। फिक्की की सालाना आम बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि 15.44 करोड़ रुपए के पुराने अमान्य नोटों के स्थान पर इतनी ही राशि की नई करेंसी जारी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अंतर को डिजिटल करेंसी के जरिए भरा जाएगा। And I think one of the efforts of this whole exercise has to be that even though a reduced cash currency would remain, and conscious effort will have to be made in order to supplement the rest with the digital currency. And the manner it has taken is in the last 5 weeks is indeed commendable. वित्त मंत्री ने कहा कि अगर हम थोड़े वक्त के लिए होने वाली असुविधाओं को सहन कर लेते हैं तो आने वाले समय में इसके फायदे ही फायदे हैं। उन्होंने कहा कि नए नोट के पूरी तरह से आने की नोटबंदी की प्रक्रिया में बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। आरबीआई बहुत जल्दी इसे पूरा करने में कामयाब होगी। The whole process of remonetization is not going to take very long time. And I'm sure very soon the Reserve Bank, by injecting currency daily through the banking and the postal system, will be able to complete it. जेटली ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था बदल रही है। उभरती हुई आर्थिक शक्तियों में भारत को अलग नजरों से देखा जा रहा है। भारत में अब फैसले लेने की क्षमता है। वित्त मंत्री ने महत्वाकांक्षी जीएसटी के भी अगले साल तक लागू हो जाने की उम्मीद जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और कर्नाटक के बेलगाम में राहुल गांधी ने एक बार फिर से नोटबंदी की आलोचना करते हुए मोदी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण केवल आम लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि सरकार कुछ बड़े लोगों को फायदा पहुंचा रही है। नोटबंदी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। कर्नाटक के बेलगाम में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूंजीपतियों को खुश करने के लिए गरीबों के पेट पर डाका डाला है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण केवल आम लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि सरकार कुछ बड़े लोगों को फायदा पहुंचा रही है। मोदी सरकार ने देश के 1% लोगों के पास 60% धन पहुंचा दिया है। पिछले 2.5 साल में 1% अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान का 60% धन हो गया है। और यही लोग, इनके नाम आप जानते हो, यही लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ कभी अमेरिका जाते हैं, कभी जापान जाते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि कुछ पूंजीपतियों के लाखों करोड़ों रुपए विदेशों में बैंक खाते में जमा हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब किसान पैसे नहीं वापस दे पाता है तो सरकार उसे तंग करती है, लेकिन जब देश के अमीर लोग पैसे नहीं देते हैं तो उन्हें नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। राहुल गांधी ने नोटबंदी के फैसले की आलोचना करते हुए कहा, ये एक आपदा है जो प्रधानमंत्री ने देश को दी है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं मैन मेड डिजास्टर, इसी प्रकार से डीमोनेटाइजेशन मोदी मेड डिजास्टर। नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों पे आक्रमण कर रही है। 10 साल तक यदि उन्होंने चिंता की होती तो ये बड़े बड़े घोटाले नहीं हुए होते।
खटिया पर बैठ के खड़े होके जो चिंता कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 10 साल किस खाट पर सोए हुए थे कि इतने बड़े बड़े घोटाले देश में। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में पीएम अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकते। राहुल ने कहा कि नोटबंदी से होने वाली दिक्कतें 50 दिन में दूर नहीं होंगी। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, इसे खत्म होने में कई महीने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और देश को डिजिटल और कैशलेस बनाने के पीएम मोदी के सपने को साकार करने में उनके मंत्री लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और राधा मोहन सिंह ने देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने और लोगों को जागरूक करने के लिए पहल की है। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के मकसद से खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान उद्योग भवन के बाहर एक जूस की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने यहां जूस पिया और डेबिट कार्ड के जरिए बिल चुकाया। उद्योग भवन में ही रामविलास पासवान का दफ्तर है। नोटबंदी के बाद से मोदी सरकार लगातार कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रही है। इसमें ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, इसमें चोरी रुकती है, इसमें क्या कहते हैं ब्लैक मनी क्या कहते हैं खत्म होता है। पिछले 8 नवंबर के बाद से कम जो है मतलब 20 से 25 गुना ज्यादा कैशलेस पेमेंट में वृद्धि हुई है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने भी डिजिटल लेन देन का बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने दिल्ली में मदर डेयरी आउटलेट्स का दौरा किया और ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा देने का आह्वान किया। विमुद्रीकरण के पहले इस दिल्ली में जो लगभग 1100 सेल काउंटर है मदर डेयरी के सफल के, तो प्रतिदिन जो कैशलेस बिक्री होती थी वो 10 लाख के लगभग का, और अब 80 लाख रुपए की बिक्री प्रतिदिन हो रहा है। मतलब इस दिशा में तेजी से लोग बढ़ रहे हैं, इसका प्रमाण है। मोदी सरकार देश में काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी पर जोर दे रही है और उसकी इसी कोशिश को सफल बनाने में सरकार के मंत्री जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और नोटबंदी के बाद से ही तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन में RLD कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में RLD के कार्यकर्ताओं ने हाथ पैर में बेड़ियां बांधकर जानवरों को खिलाई जाने वाली घास खाकर अपना विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी के फैसले से आम लोग परेशान हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं और हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को घास खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा है। आज ये जो विरोध प्रदर्शन किया है हमने नोटबंदी को लेकर के किया है। मोदी जी ने ये जो नोटबंदी प्लान चलाया है, हमने समझा था इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसमें तो सिर्फ गरीब और मजदूर और किसान ही पिस रहे हैं। और यूपी के औद्योगिक नगर कानपुर के उद्यमियों ने नोटबंदी के बाद अब उपजे हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों उद्यमियों ने शनिवार को पैदल मार्च निकाला और काली पट्टी बांधकर नोटबंदी के फैसले का विरोध किया। उद्यमियों का कहना था कि केंद्र सरकार MSME सेक्टर को राहत पैकेज दे, जिसमें बैंक से मिले लोन पर 1% ब्याज की छूट और अगले 1 वर्ष में विभिन्न मदों में राहत देना शामिल होंगे। प्रदर्शनकारी उद्यमियों का कहना था कि करेंसी के अभाव में इस समय कानपुर की 10,000 फैक्ट्रियां केवल 40% क्षमता पर चल पा रही हैं और 50% से अधिक श्रमिक परिवार पलायन कर चुके हैं। हमारे बाजार में हमको पैसा नहीं मिल पा रहा है, बैंक हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, बैंकों की स्थिति बड़ी खराब है, हमारे उद्यमियों की स्थिति बड़ी खराब है, लेबरों की स्थिति बड़ी खराब है। आज तो हम लोगों ने एक सांकेतिक हड़ताल की है, लेकिन आगे चलकर हम लोग इसको पूर्णता बंदी की तरफ ले जाएंगे। अगर सरकार ने हमारी ना सुनी तो इसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। विरोध है जिसमें कि हम आज मार्च कर रहे हैं काली पट्टी बांध के। एक ज्ञापन भी भारत सरकार के वित्त मंत्री को देने जा रहे हैं, जिसपे अपनी समस्याओं और अपनी मांगों का जिक्र किया है। इसके बाद भी हालात अगर नहीं सुधरते हैं तो वैसे ही उद्योग बंद हो जाएंगे और बंद करने की आवश्यकता हमें रहेगी नहीं। और नोटबंदी से परेशान लोगों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। फिरोजाबाद में कैश की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने शनिवार को फिरोजाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में ताला बंद कर कर्मचारियों को बंधक बना दिया। गुस्साए लोगों ने बैंक के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। लोगों का कहना था कि वो रोजाना बैंक में रुपए निकालने पहुंचते हैं, लेकिन बैंक के कर्मचारी कैश नहीं होने की बात कहकर उन्हें भगा देते हैं, जबकि बैंक के अंदर कर्मचारी कमीशन लेकर लोगों के काले धन को सफेद कर रहे हैं।
बजे आते हैं और रोज 10 साढ़े 10 बजे के बाद बैंक खुलता है। रोज कह देते हैं कैश नहीं है। मैं तो 1 हफ्ते से लौट के जा रही हूँ, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि फीस नहीं भरी गई है। घर में आटा नहीं है, चावल नहीं है। सर हम क्या खाएंगे? कितने दिन से परेशान है? हम करीब 15-20 दिन से परेशान है। रात में 8 बजे यहाँ से आप निकलिए, बैंक रात में क्यों खुलती है? पहले ये बताइए। 1,80,000 दे जा रहे हैं बैंक वाले कर रहे हैं। कोई बैंक में है 24,000 में कल भी लाया हूँ उस बैंक से। हर हफ्ते मिलते हैं मुझे 24,000 रुपए और इस बैंक में पैसे क्यों नहीं मिल रहे? तो नोटबंदी के बाद से हर कोई परेशान है और एटीएम के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन मुजफ्फरनगर में पुलिस वालों ने एक एटीएम पर कब्जा जमा लिया है। पुलिस लाइन के बाहर लगे इस एटीएम पर पुलिस वालों का कब्जा है। यहां आम लोगों को पैसा नहीं निकालने दिया जा रहा, बल्कि सिर्फ पुलिस वाले ही पैसा निकाल रहे हैं। एटीएम पर तैनात सिपाही का कहना है कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि इस एटीएम से सिर्फ पुलिस के लोग ही पैसा निकालेंगे। पुलिस की इस हरकत से लोग खासे नाराज हैं। आप अधिकारियों से बात कीजिए। हम आपसे बात कर रहे हैं ना। मेरे से क्यों बात कर रहे हैं आप? मेरी ड्यूटी है यहाँ, मुझे जो आदेश दिया गया है। आरआई साहब से बात कीजिए आप जाकर। आप जाइए आरआई साहब से बात कीजिए। आरआई साहब से बात कर सकते हैं। मेरे से क्यों बहस कर रहे हैं? और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में हुए घपले के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को 30 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच तीनों आरोपियों ने पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। इससे पहले इस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी समेत 3 लोग को 14 दिसंबर तक सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया था। सीबीआई ने 3,600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील मामले को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप में भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी और 2 अन्य को 9 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। साल 2007 में एयर चीफ मार्शल के पद में रिटायर हुए त्यागी से सीबीआई पहले ही गहन पूछताछ कर चुकी है। त्यागी के साथ उनके चचेरे भाई संजीव उर्फ जूली त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी गिरफ्तार किया गया था। त्यागी 2004 से 2007 के बीच भारतीय वायुसेना के प्रमुख रहे। उन पर आरोप है कि 3,600 करोड़ रुपए के इस सौदे में उन्होंने एयर चीफ मार्शल रहते हुए दलाली खाई थी। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर पंपोर में आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर हमला किया। इस हमले में 3 सैनिक शहीद हुए हैं। आतंकियों ने शनिवार दोपहर हाईवे से गुजर रहे काफिले पर गोलाबारी की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। काफिले की बस पर आतंकियों ने फायरिंग की। ये हमला उस वक्त हुआ जब सेना का काफिला पंपोर के कदलावल में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे से गुजर रहा था। इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए जबकि 2 जवान घायल हुए। आज 3 बजे करीब नेशनल हाईवे में जो आर्मी फॉरवर्ड जा रही थी उसमें टेररिस्ट अटैक हुआ है। उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी रिटेलिएट किया है, जेकेपी ने, सीआरपी ने, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा पब्लिक थी इसलिए खुल के सिक्योरिटी फोर्सेस फायर नहीं कर पाए। आतंकियों की संख्या 2 बताई जा रही है। उनकी साजिश फायरिंग कर बस को रोकने की थी ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन जख्मी हालत में भी ड्राइवर बस को निकाल पाने में कामयाब हो गया। फायरिंग करने के बाद आतंकी भी भागने में कामयाब रहे। इससे पहले 21 मार्च 2015 को सांबा जिले में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर स्थित सेना के कैंप पर 2 आतंकियों ने फिदायीन हमला किया था, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई थी। जबकि 17 अगस्त 2016 को श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर एक सुरक्षा काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें सेना के 2 जवान और 1 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट एटीएन। और आगे बढ़ते हैं। भारत के नए थल सेना और वायुसेना प्रमुखों के नाम का ऐलान हो गया है। थल सेना के नए प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत कमान संभालेंगे, तो वहीं वायुसेना प्रमुख के रूप में एयर मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ जिम्मेदारी संभालेंगे। थल सेना के मौजूदा प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरूप राहा 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। विपिन रावत मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख का पद संभाला था। उन्हें दिसंबर 1968 में 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त हुआ था। सरकार ने देश की 2 सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों के नए चीफ भी अपॉइंट किए हैं। राजीव जान जो कि आईबी जबकि अनिल धस्माना को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉक की कमान सौंपी गई है।
उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी शोरगुल बढ़ता जा रहा है। शोर मचाने में फिलहाल बीजेपी और समाजवादी पार्टी सबसे आगे हैं। परिवर्तन यात्राओं के जरिए बीजेपी विपक्षी दलों पर लगातार निशाना साध रही है, तो समाजवादी पार्टी विपक्षियों पर हमले के साथ साथ अपने कामों का बखान करना नहीं भूल रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के रण में एक दूसरे को मात देने की कोशिश में जुटे इन दोनों नेताओं ने शनिवार को खूब शब्द बाण चलाए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शाहजहांपुर में पार्टी की परिवर्तन यात्रा में विपक्ष पर जमकर बरसे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में ई रिक्शा वितरण समारोह में निशाना साधा। अमित शाह ने दावा किया कि सिर्फ उनकी पार्टी ही उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर ला सकती है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर सूबे के विकास में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। मित्रों, उत्तर प्रदेश का विकास इसलिए नहीं होता है क्योंकि कभी उत्तर प्रदेश चाचा भतीजे में फंस जाता है, कभी बुआ भतीजे में फंस जाता है, इसके बाहर नहीं जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता है। 15 साल कोई कम मौका नहीं होता है। बहन जी, अखिलेश जी, नेताजी, ये सारों ने कर देख लिया, वो नहीं कर पाएंगे। अमित शाह ने नोटबंदी पर उठ रहे सवालों को लेकर भी विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के लिए विपक्ष लाइनों को मुद्दा बना रहा है। उन्होंने कहा कि पहले सब हमसे काले धन पर सवाल पूछते थे, लेकिन अब सब परेशान हैं। आपने देखा है ममता जी का चेहरा, बहन मायावती का चेहरा, चेहरे पर से नूर उतर गया। 10 साल उम्र बढ़ गई एक रात में, एक ही रात में 10 साल उम्र बढ़ गई। शाहजहांपुर में अमित शाह के हमलों का जवाब अखिलेश यादव ने लखनऊ में दिया। उन्होंने अपने विकास के काम गिनाए और मोदी सरकार के दावों की खिल्ली उड़ाई। जो नारा दिया था अच्छे दिन का, बताओ कोई अच्छे दिन समझ पाया हो तो बता दो। पहले का सीमा पे सर्जिकल स्ट्राइक होगा और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक बताओ कहां कर दी, 500,000 रुपए। अखिलेश यादव ने बीजेपी को चेतावनी भी दी कि लोकतंत्र में जो जनता को परेशान करता है, जनता उसे उखाड़ कर फेंक देती है। अखिलेश यादव ने इशारों में इस बात का दावा किया कि अगली सरकार भी उन्हीं की बनेगी और वो बाकी काम पूरे करेंगे। और उद्घाटन क्यों ना करें हम लोग? अभी तो 3 महीना सरकार और चलेगी, मार्च तक, जब तक चुनाव नहीं है। और फिर ये काम पूरा करके दूसरा काम भी तो हमें ही शुरू करना है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने बताओ 70 से ज्यादा उनके एमपी जिता के भेज दिए। आखिरकार उन एमपीओ ने क्या दिया है उत्तर प्रदेश को? कम से कम ये सवाल पूछेगी जनता। नियत ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री आजम खान भी मोदी सरकार पर हमला करने में पीछे नहीं रहे। तानाशाहों, दुनिया के तानाशाहों का अंजाम देखो। दुनिया याद करती है तानाशाहों को, लेकिन अच्छाई के नाम से याद नहीं करती। एक एक मरने वाले की आहें, एक एक बेटी के आंसू, एक एक मां की आखिरी सांस हिंदुस्तान के उन लोगों को बद्दुआ देती है जिन्होंने पूरे देश की तरक्की को रोक दिया है। चुनावी दौर है और जब तक वोट नहीं पड़ जाते तब तक ऐसे शब्द बाणों में न केवल तेजी आएगी बल्कि ये और पैने भी होते जाएंगे। सवाल यही है कि क्या जनता इन शब्द बाणों पर रीझेगी या फिर बेहतरी के नाम पर धोखा देने वालों को सबक सिखाएगी। अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पलटवार करते हुए कहा है कि नोटबंदी से जनता के चेहरे से रंग उड़ गया है। शाहजहांपुर में अमित शाह की रैली के बाद एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि वास्तव में ये सरकार आजाद भारत के इतिहास में लगभग 90% जनता को सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ देने और उनके चेहरे का नूर उतारने वाली साबित हुई है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि नोटबंदी के कारण बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतार में खड़े लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है, फिर भी लोगों को उनका थोड़ा पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी सरकार की विफलता है और कुछ नहीं। और हमारे साथ अनामिका जुड़ चुकी हैं लाइव, हमारी संवाददाता। अनामिका, आपसे जानना चाहेंगे नोटबंदी के मुद्दे को हर पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है और तो ये तो जाहिर तौर पे था कि अखिलेश यादव ने अगर संबोधित किया है तो मायावती जरूर बोलेंगी, तो ऐसे में जाहिर तौर पर
हर जुगत लगाई जा रही है इलेक्शन से पहले अपनी कैंपेनिंग करने की। देखिए तमन्ना, चुनाव से पहले जिस तरह से ये बड़ा फैसला लिया गया है नोटबंदी का, जाहिर तौर पर ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस फैसले से बौखलाई हुई है बीजेपी को छोड़ करके, क्योंकि चुनाव का वक्त है और तमाम तरह के खर्चे और जो करोड़ों अरबों के खर्चे में जाता है यूपी का चुनाव या फिर बाकी चुनाव, उसमें नोटबंदी एक बड़ा असर डालने वाला है। और यही वजह है कि मायावती लगातार सदन के भीतर भी इस मुद्दे पर जोर शोर से सवाल खड़े कर रही थी। मुलायम सिंह यादव भी ने भी इसकी मुखालफत की थी और कहा था कि जनता कतारों में खड़ी है। अखिलेश यादव लगातार जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनके हर भाषण में नोटबंदी जरूर शामिल रहता है। कल आजम खान ने भी हालांकि इस मुद्दे पर यह कहा था कि समाजवादी पार्टी सत्ता में ना आए, इसके लिए देश के तानाशाह बादशाह ने पूरे देश को कतार में खड़ा कर दिया, पूरे देश के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। तो चुनाव के पहले नोटबंदी का ये जो फैसला है तमन्ना, जहां एक तरफ पब्लिक परेशान है ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लाइनें थोड़ी कम हो गई हैं अब, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस मुद्दे को उठा करके जनता का हवाला दे करके और जनता के जरिए से बीजेपी को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर मायावती हो या फिर ममता बनर्जी हो या फिर बाकी राजनीतिक दल। अगर कल के कार्यक्रम की बात की जाए तो जिस तरह से अमित शाह नोटबंदी पर आजकल सफाई देते फिर रहे हैं परिवर्तन यात्राओं के दौरान, ठीक वैसे ही मायावती हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या प्रेस रिलीज जारी करके नोटबंदी के हवाले से अमित शाह को या बीजेपी के इस पूरे कॉन्सेप्ट को कोस रही हैं। अखिलेश यादव भी लगातार इस बात की लेके मुखालफत कर रहे हैं। तो नोटबंदी के जरिए से अपनी पॉलिटिकल इमेज को ठीक करने के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता की समस्याओं का हवाला देते हुए बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा करने का ये जो फैसला है या फिर जो स्ट्रैटेजी है वो पॉलिटिकल पार्टीज अपना रही हैं। क्योंकि फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, उनके पास नोटबंदी के रूप में एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी को घेरने के लिए चुनाव से पहले। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जनता की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जो लाइनों में खड़ी है जनता वो ये मानती है कि बेवजह उन्हें परेशान किया गया। और यही वजह है कि जनता की भावनाओं का हवाला देकर के ही समाजवादी पार्टी बीएसपी जो है वो बीजेपी पर हमलावर हो रही है। हालांकि अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार इसे कैशलेस में कन्वर्ट करने की या इसका उल्टा फायदा लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है। जी, और नामिका, कुल मिला के जिस तरह का सिनेरियो आजकल बना हुआ है, अब लोगों का जाहिर तौर पर सब्र भी जवाब दे रहा है। जैसा कि आपने कहा कि ग्रामीण इलाकों की हालत और भी बदतर है, सब्र जवाब दे रहा है। नए नए जो नियम आ रहे हैं उनसे अब लोग परेशान हो गए हैं। जगह जगह से अब ऐसी खबरें भी आने लगी हैं कि कहीं लोगों ने मार पिटाई की, कहीं बैंक मैनेजर को बंधक बना दिया। पूरा ये जो सीन है ये 30 दिसंबर के बाद क्लियर हो जाएगा और हो सकता है इसका खामियाजा या फिर फायदा बीजेपी को मिले। देखिए तमन्ना, इस नोटबंदी का फायदा होगा या नुकसान, ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री अभी तक समीक्षा कर रहे हैं और रोज रोज नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, नए व्यूज आ रहे हैं। सोचैम और जो बाकी संस्थाएं हैं वो ये कह रही हैं कि नोटबंदी से जो विकास दर है वो रुक गई है या फिर थोड़ी पीछे आ गई है। बाकी कुछ जो अर्थशास्त्री हैं उनका ये मानना है कि थोड़ा सब्र रखना होगा, भविष्य में इस नोटबंदी के बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये भविष्य की बातें हैं, लेकिन अगर वर्तमान की बातें करें या 30 दिसंबर तक की बातें करें तो फिलहाल ये सच है कि जनता जो है वो लाइनों में लग करके अब परेशान हो चुकी है। या फिर जिन लोगों ने पहले नोटबंदी को अच्छा कहा था या बेहतर कदम बताया था वो अब कहीं ना कहीं अपने फैसले से पलट रहे हैं और उनका ये मानना है कि और अनामिका यही जो बहुत विचार वाला मुद्दा है। अगर आप अपने पहले जैसा कि लोग कह रहे थे कि हम इस फैसले के साथ हैं, तैयारियां अधूरी हैं, लेकिन हम खड़े हैं साथ में पीएम मोदी के साथ। अगर अब वो लोग, उनकी तादाद अगर बढ़ रही है जिन्होंने अपने सोच बदली है कि नहीं ये फैसला ही सही नहीं था, तो जाहिर तौर पर ये थोड़ी सी समस्या वाली बात हो सकती है बीजेपी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ में एसीएम तृतीय की पिटाई के विरोध में सूबे के पीसीएस अफसर 19 दिसंबर से हड़ताल पर जाएंगे। लखनऊ के अफसर तत्काल प्रभाव से हड़ताल पर चले गए हैं। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एडीए वीसी निशा गोयल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के बाद प्रभारी कमिश्नर को दिए ज्ञापन में 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी और एसएसपी के निलंबन की मांग की है। यही मांग कर्मचारी एसोसिएशन ने एडीएम सिटी को दिए ज्ञापन में की है। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने भी हड़ताल की चेतावनी दी है। एडीए वीसी निशा गोयल की अध्यक्षता में शनिवार दोपहर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बैठक में जिले के सभी पीसीएस अफसर मौजूद रहे। लखनऊ के पीसीएस अफसर तत्काल प्रभाव से कार्य से हड़ताल पर चले गए हैं, जबकि सूबे के अन्य जिलों में 19 दिसंबर से पीसीएस अफसर हड़ताल पर जाएंगे। ये तब होगा जबकि संघ द्वारा की गई मांगों पर अगले 24 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं होती है।
तो लखनऊ में एसीएम तृतीय की पिटाई के विरोध में पीसीएस अफसर हड़ताल पर। लखनऊ के पीसीएस अफसर हड़ताल पर चले गए हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता अनामिका लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका, इस पूरी खबर पर डिटेल आपसे जानना चाहेंगे। देखिए तमन्ना, शुक्रवार को एसीएम तृतीय और एसडीएम और कुछ वकीलों के बीच मारपीट का जो मामला था वो अब बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है, क्योंकि कल इस मुद्दे को लेकर के पीसीएस एसोसिएशन की लखनऊ के गोमती नगर में मीटिंग भी हुई। और कल देर रात मीटिंग के बाद जो तय हुआ वो यही हुआ कि अब जो है जो पीसीएस अफसर हैं और कर्मचारी हैं वो अब काम नहीं करेंगे कल से, यानी कि 19 दिसंबर से सोमवार से पूरे प्रदेश के जो पीसीएस अफसर है वो अपने बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हैं, कलमबंद हड़ताल पर जा रहे हैं। और ये पहली बार होगा जब इतनी भारी संख्या में पूरे प्रदेश के पीसीएस अधिकारी हड़ताल पर जा रहे हैं, कामकाज ठप हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे कार्यालय ऐसे होंगे जहां पर आपको कल से तालाबंदी दिखाई देगी। कल पीसीएस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है उमाशंकर जी, उनका ये मानना था कि पुलिस का जो इस पूरे मामले पर रवैया रहा है वो पक्षपातपूर्ण रहा है। और जिन वकीलों ने पिटाई की है उनके रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ जो लखनऊ के एसएसपी हैं मंजिल सैनी, इन पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, क्योंकि अभी तक जो वकील है वो अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं और उल्टा एसीएम और एसडीएम के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो पीसीएस अफसरों ने अपने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए ये कहा है कि कल से वो बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हैं और तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे जब तक कि जो उनकी मांगे हैं वो पूरी ना कर दी जाए। जो मांगे हैं उनकी वो मुख्य मांगे यही है कि जो एसीएम और एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की गई है, एफआईआर की गई है, उसको रद्द किया जाए। एसएसपी मंजिल सैनी पर कार्रवाई की जाए और जिन वकीलों ने मारपीट की है उनकी गिरफ्तारी हो, साथ ही साथ जो उनका रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया जाए। तो अब मारपीट का मामला जो था वो तमन्ना काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ रहा है और यही वजह है कि सोमवार से यानी कि कल से पूरे प्रदेश में पीसीएस अफसर जो होंगे वो तालाबंद करके हड़ताल पर रहेंगे। चलिए अनामिका, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिशन यूपी की रेस तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे का कार्यक्रम तय हो गया है। वो 22 दिसंबर को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की दस्तक के मद्देनजर उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार पीएम मोदी वाराणसी आगमन पर अपने संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। इसके लिए ड्यूरेका में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं गौरव बनारस से। गौरव, प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम कितना अहम है और क्या कुछ इसमें खास होने वाला है? देखिए तमन्ना, बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है। और अगर नोटबंदी के बाद से अगर हम बात करें, डिमोनेटाइजेशन के बाद से अगर हम बात करें खास तौर से, तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में किस तरीके से इस प्लान का क्या कुछ इफेक्ट पड़ा है ये सीधे प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में आकर के जानने की कोशिश करेंगे। और पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई प्रधानमंत्री अपने दल के किसी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेगा, सम्मेलन करेगा। और इस सीधे अगर बात करें इस पूरे कार्यक्रम में जो है प्रधानमंत्री ये जानने की कोशिश करेंगे, फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे कि जो नोटबंदी का जो ऐलान था सरकार का और खुद प्रधानमंत्री का, वो किस तरीके से यहाँ पर जो है लोगों को के जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, या फिर इस ऐलान के बाद से या इस योजना के बाद से उनके संसदीय क्षेत्र की जनता जो है वो क्या सोचती है, कितनी खुश है इस नोटबंदी को लेकर के। क्योंकि अगर उनके खुद संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें, वाराणसी की बात करें, तो अगर ठीक ढंग से अगर व्यवस्थाओं को यहाँ नहीं लागू किया अगर जा सका और यहाँ से अगर कोई एक संदेश जो है इसका एक पॉजिटिव संदेश नहीं जा पाया, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा बीजेपी के लिए। और आगामी 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो खास तौर से जनता ने जिस तरीके से इस ऐलान को सिरमाथे से लगाया था, और जनता उसी अगर बात करें लगातार अगर जो है जनजीवन प्रभावित होता रहा तो जनता इसे नकारने में भी देर नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभाओं के बूथ
स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, उनको आगे के 2017 विधानसभा चुनाव के लिए कुछ अहम संदेश भी देंगे और साथ ही साथ नोटबंदी का जो मुद्दा है उस पर भी फीडबैक लेंगे। तमन्ना, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी इस बात को ये समझने लगे हैं कि बहुत अहम हो जाता है जिस तरीके से नोटबंदी का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था, और उसके बाद कई बार खुद वो अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करते भी नजर आए थे। जैसे उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं फकीर हूं, झोला लेकर के वापस लौट जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी इस बात की गंभीरता को समझते हैं और महसूस करते हैं, और इसीलिए अपने संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में वो चाहते हैं कि इस योजना को जो है कि यहां पर जो है जनता को ठीक तरीके से समझाया जा सके कि इसका क्या कुछ बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में। तो वो यहाँ पर गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन फीडबैक सिर्फ वाराणसी का ही क्यों, पूरे हिंदुस्तान का क्यों नहीं? क्योंकि प्रधानमंत्री तो पूरे हिंदुस्तान के हैं। खैर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीते दिन 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। लोक सांस्कृतिक कला और साहित्य के इस अनूठे संगम में विशिष्ट जनों व ख्याति प्राप्त कलाकार सहित लगभग 2000 लोग शिरकत करेंगे। ऐसे उम्मीद है कि 22 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री भी कार्यक्रम में कुछ वक्त के लिए शिरकत करेंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री के भी इसमें आने की उम्मीद है। तो क्या कुछ खास होगा इस कार्यक्रम में और क्या प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी क्या नोटबंदी का मुद्दा उठेगा? बिल्कुल तमन्ना, देखिए जिस तरीके से 8 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है बीएचयू में खास तौर से, और बेहद भव्य कार्यक्रम है। इसमें देश भर के जो है 2000 कलाकार जो है इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आज दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री की भी अगर बात करें, जैसा कि आपने बताया कि 22 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे, हालांकि अभी कोई फाइनल प्रोटोकॉल नहीं आया है इस कार्यक्रम पे, लेकिन ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है कि 2 घंटे का जो वक्त है प्रधानमंत्री वो इस कार्यक्रम में बिताएंगे और यहाँ से कहीं ना कहीं जो सांस्कृतिक महोत्सव है उसमें वो शिरकत करेंगे। और रही बात अगर जहां तक नोटबंदी की, तो जरूर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जो है नोटबंदी के मुद्दे को परहेज या फिर दूर रखा जाएगा, क्योंकि संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए या फिर कलाओं को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का खास तौर से आयोजन किया गया है। और इसी के मद्देनजर बीएचयू में प्रधानमंत्री को, हालांकि जो संस्कृति मंत्रालय है उसकी तरफ से भी जो है कि भेजा गया है प्रस्ताव की वो आए और कार्यक्रम में शिरकत करें। तो अभी फिलहाल जब तक फाइनल प्रोटोकॉल नहीं आ जाता, ये कुछ भी कहना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे नहीं। हालांकि पूरी आशंका जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त जो है सांस्कृतिक महोत्सव बीएचयू का जो कार्यक्रम है उसमें बिताएंगे। तमन्ना जी, चलिए गौरव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल तेजी से सक्रिय हो गए हैं। राज्य में जहां बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए केंद्र के बड़े नेता लगातार उत्तराखंड का दौरा कर सभाएं कर रहे हैं, तो वही कांग्रेस ने भी सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए सारी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच रही है। चुनाव से पहले अंबिका ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो 2 दिवसीय दौरे पर अंबिका सोनी, कांग्रेस का मिशन उत्तराखंड जारी है। चुनाव से पहले अंबिका सोनी का दौरा है, बहुत अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल तेजी से अब सक्रिय होने लगे हैं। राज्य में जहां बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की केंद्र के बड़े नेता लगातार उत्तराखंड का दौरा कर सभाएं कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए सारी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच रही हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, रवि के वैश्य। रवि, किस तरह का कार्यक्रम होगा और कितना अहम है अंबिका सोनी का ये दौरा? देखिए, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां पूरी तरीके से चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं।
कुछ दिनों पहले निर्वाचन आयोग ने, जो मुख्य निर्वाचन आयोग है, उन्होंने कहा था कि 2 सप्ताह का टाइम दिया गया है चुनाव अधिकारियों के लिए, जो भी जिलों के हैं, जो भी स्टेट के हैं, उनको एक तैयारी करने का समय दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी, उसके बाद विधानसभा चुनाव की जो डेट है, तिथि है, वो घोषित कर दी जाएगी और जल्द ही चुनाव आयोग इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है आने वाले 2-4 दिनों में। तो इसको देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पूरी तरीके से सक्रिय हो गई हैं। बड़े केंद्रीय जो नेता हैं बीजेपी पार्टी के, तमाम लगातार दौरे पे हैं। हाल ही में जो सत्ता परिवर्तन यात्रा थी बीजेपी की, उसमें जो रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर, वो आए थे और तमाम और बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में कोई बड़ा अभी जो केंद्र से कोई बड़ा लीडर नहीं आया है। जिस तरीके से राहुल गांधी का बार बार आने की चर्चा हो रही थी, क्या और बड़े लीडर आ सकते थे, तो वो नहीं आए। कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन यात्रा जो थी उनके कार्यक्रम को बार बार इफेक्ट कर रही थी। तो कार्यक्रम जो बीजेपी के थे, लेकिन उसी डेट में कांग्रेस के कार्यक्रम भी पड़ रहे थे, तो उसको लेकर कांग्रेस बार बार अपने कार्यक्रमों को, जो उनकी चुनावी रैलियां थी, उनको स्थगित कर दे रही थी। तो इसको लेते हुए राहुल गांधी का दौरा कई दिनों से टाला जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी भी आने वाले हैं यहाँ पे कुछ ही दिनों में, जैसा कि कांग्रेस कमेटी की ओर से कहा गया है। लेकिन 2 दिन के दौरे पे आज अंबिका सोनी उत्तराखंड यानी देहरादून, राजधानी देहरादून में पहुँच रही हैं, जो मैनिफेस्टो कमेटी, चुनाव संचालन समिति और तमाम तरीके की समितियों के साथ बातचीत करेंगी। खास तौर पर कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, जी। चलिए रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और एनसीपी में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एनसीपी ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम अशोक चौहान पर हमला बोला है। चौहान के गृह जिले नांदेड़ में पवार ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शनिवार को अजीत पवार ने कहा कि आदर्श सोसाइटी में घोटाले के कारण ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। और इसी खबर पर हमारे साथ लाइव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं दिवाकर मुंबई से। दिवाकर, इस खबर पर क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, दोनों पार्टियों के बीच में कला जो है वो सामने आनी तय थी, क्योंकि जिस तरह से नगर पालिका के चुनाव के 2 चरण बीते हैं और दोनों चरणों में जो परिणाम आए हैं उसमें दोनों पार्टियों को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है, क्योंकि बीजेपी जो है दोनों चरणों में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली है और बीजेपी जो है, जो प्रचार का जिम्मा है वो देवेंद्र फडणवीस पर है। और जिस तरह से दोनों ही पार्टियों को आघाड़ी गठबंधन है जो, उसको जो है साथ में नगर पालिका चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हार का सामना उन्हें देखना पड़ा है उससे जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच, दोनों पार्टियों के बीच इस तरह की कला सामने आनी ही थी। और इसी के तहत अजीत पवार ने एक बार फिर से कांग्रेस के जो अध्यक्ष है अशोक चौहान पर हमला बोला है और कहा है कि उनको अगर इस्तीफा देना पड़ा था तो कहीं ना कहीं अशोक चौहान उसकी वजह थे। आदर्श सोसाइटी का मामला सामने आया था, उसके बाद अशोक चौहान को भी इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन जिस तरह से विवाद सामने आए दोनों पार्टियों के बीच में, 2 चरणों का चुनाव नगर पालिका का और होना है और उसके बाद बीएमसी का चुनाव है जो सबसे अहम माना जा रहा है। शिवसेना बीजेपी की सरकार है और आघाड़ी गठबंधन में इस तरह की फूट और इस तरह से विवाद होना कहीं ना कहीं जो युति गठबंधन है उसको फायदा पहुंचाएगा। लेकिन ऐसे में जिस तरह से हम लगातार हमले हो रहे हैं, कांग्रेस एनसीपी पर हमला कर रही है, एनसीपी कांग्रेस पर हमला कर रही है, आने वाले दिनों में संभावना ये जताई जा रही है कि अगर ये विवाद ऐसे ही रहा तमाम तो जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं गुजरात के वलसाड़ के पास ढुंगरी गांव के पास हाईवे पर कार में अचानक आग लग गई। ये कार सूरत से मुंबई जा रही थी और कार में 3 लोग मौजूद थे। हालांकि तीनों लोग सही सलामत है। कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आनन फानन में दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और भारत के मुक्केबाजी स्टार विजेंद्र सिंह ने अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करते WBO एशिया पैसिफिक का अपना खिताब बरकरार रखा। रविवार को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हुए मुकाबले में विजेंद्र सिंह ने तंजानिया के फ्रांसिस चेका को 10 मिनट के अंदर ही नॉकआउट करके पेशेवर मुक्केबाज के रूप में अपना अजय अभियान जारी रखा। विजेंद्र सिंह ने पूर्व विश्व चैंपियन चेका के खिलाफ 10 राउंड के मुकाबले के तीसरे राउंड में ही जीत दर्ज कर ली। मुकाबला जीतने के बाद विजेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने इसके लिए मैनचेस्टर में 2 महीने तक कड़ा अभ्यास किया था। उन्होंने अपनी जीत के लिए कोचों का भी आभार जताया। उन्होंने अपनी जीत सेना के शहीदों को समर्पित की। मुकाबले के दौरान रिंग के इर्द गिर्द कई हस्तियां मौजूद थीं, जिनमें 5 बार की विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू,
योग गुरु बाबा रामदेव, पहलवान सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त भी शामिल थे। बहुत खुश हूँ और ये विक्ट्री में जितने भी शहीद हुए हमारे टेररिस्ट अटैक में जवान, उन सबको मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। बिकॉज इंडियन आर्मी की वजह से हम यहाँ पे सेफ खेल रहे हैं, हम उनकी वजह से हैं इस मुल्क में, उनकी वजह से हम सब चीज़ें, सब त्यौहार उनकी तरह से मनाते हैं। तो थैंक्स टू इंडियन आर्मी और सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग देखने आए थे। मैं समझता हूँ कि समय से पहले ही वो जीत गए हैं और जैसा कि उन्होंने घोषणा भी की थी कि वो चीका को बुरी तरह से हराएंगे, तो मैं विजेंद्र को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहले की तरह वो हमारी आशाओं के ऊपर उतरे हैं और उन्होंने बॉक्सिंग का नाम किया है। देखिए, होम स्पोर्ट का फायदा मिलता है पर दबाव भी होता है, पर यह है कि ये बार होती तब भी विजेंद्र जीतता और उम्मीद है कि और आगे और अच्छा प्रदर्शन होगा और बॉक्सिंग और खेल आगे और ज्यादा बढ़ेंगे। भाई विजेंद्र का नाम ही विजेंद्र है, तो विजयी होने के लिए वो पैदा हुआ है और भारत को विश्व विजयी बनाने के लिए वो ऐसे आगे बढ़ता रहे। हमारी बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। और मुंबई की 9 साल की दित्या ने सुपर डांसर खिताब जीत लिया है। ग्रैंड फिनाले में दित्या ने दीपाली, योगेश, मासूम और लक्ष्मण को पीछे छोड़ते हुए खिताब अपने नाम किया। दित्या को ट्रॉफी के साथ साथ 15 लाख रुपए मिले। इसके साथ और कई प्राइजेस भी दिए गए। कोरियोग्राफर रुएल को भी 5 लाख रुपए मिले। सितंबर के महीने से शुरू हुआ सुपर डांसर में 12 प्रतियोगियों ने भाग लिया था। 5 प्रतिभागियों ने फाइनल तक का सफर तय किया। शुरुआती दौर में दित्या ने डांस को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन उसने अपने डांस में सुधार लाते हुए कई एपिसोड्स में शानदार प्रदर्शन करने के साथ ही लोग का दिल जीत लिया। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए APN।